नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है श्वेता ने। श्वेता जी ने कुछ स्कीम्स में एसआईपी शुरू की है और ये स्कीम्स हैं वाइट ओक कैपिटल मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और सभी स्कीम में आप 1500 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर रही हैं, यानी कि सब मिलाकर आपका 7500 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है। और 25 ईयर्स की एज है, 60 ईयर्स में आपको एक कॉर्पस इकट्ठा करना है रिटायरमेंट के लिए। तो मेरे हिसाब से इस वक्त पर स्कीम सभी सही हैं। आप इन स्कीम में कंटिन्यू कीजिए अपनी एसआईपी, लेकिन आपको समय के साथ अपना निवेश बढ़ाना होगा। वैसे तो समय आपके पास बहुत लंबा है, लेकिन जब लंबा समय होता है तब एक बड़ी राशि इकट्ठा करना भी आसान हो जाता है, लेकिन साथ ही ये भी समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में पैसे की वैल्यू कम होती रहती है। इसके लिए आपको अपने गोल्स के लिए ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात को देखते हुए मेरा सुझाव ये है कि आप कम से कम 10% का स्टेप अप कर लें। यानी कि ये तो आप तय कर लें कि हर साल आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10% से बढ़ता रहेगा। यानी कि इस साल 7,500 महीना हो रहा है, तो अगले साल 10% बढ़कर होगा और उसके अगले साल 10% और बढ़ेगा। इस तरह से वो 10% से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता रहेगा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आप एक अच्छी पूंजी इकट्ठा कर सकती हैं। और समय समय पर स्कीम्स को रिव्यू करते रहिए। इस वक्त के हिसाब से ये स्कीम सही है, आपका एलोकेशन भी ठीक है, लेकिन रिव्यू कीजिए, जरूरत पड़ने पर आप स्कीम्स में बदलाव भी कर सकती हैं। अगला सवाल पूछा है आशिम घोष ने, और घोष साहब आपने कहा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके यदि एसडब्ल्यूपी की जाए तो कैसा रहेगा। देखिए, बिल्कुल एसडब्ल्यूपी के लिए स्कीम कंसिडर तो की जा सकती है, पर आप ये समझ लीजिए कि एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का जो टोटल एसेट होता है उसका एलोकेशन मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में करना जरूरी होता है। और जनरली हम देखेंगे तो इक्विटी, डेट और गोल्ड ये किसी भी स्कीम के पोर्टफोलियो में होते हैं, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड के पोर्टफोलियो में भी इक्विटी, डेट और गोल्ड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड कोशिश करता है कि मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में हो, तो यानी कि यदि आप अभी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और तुरंत आप एसडब्ल्यूपी के जरिए पैसे विड्रॉ करना शुरू करेंगे, और ऐसे में यदि इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है तो यहाँ पर जोखिम बढ़ जाता है। तो इसलिए आप इस स्कीम को कंसिडर तो कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप कम से कम 3 साल तक इस स्कीम में निवेशित रहें, और उसके बाद जब ये अमाउंट थोड़ा बढ़ जाए फिर आप ये रिस्क ले सकते हैं कि यदि इक्विटी मार्केट थोड़ा नीचे भी आएगा तो एटलीस्ट आपका जो प्रॉफिट है उसी में से कम होगा, पर कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है वो शायद कम ना हो। तो इसलिए या तो आप जिस स्कीम में कम इक्विटी एलोकेशन है वहां से आप विड्रॉल शुरू करें, या फिर आप पैसों को एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने दें और उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी करें। तो ये मेरा आपको सुझाव है कि जब भी हम बात करें, चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड हो, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, ये समझना जरूरी है कि उस स्कीम के पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन होता है और अच्छा खासा होता है। तो ऐसे में यदि इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है तो वो नुकसान उस हाइब्रिड फंड में भी देखा जा सकता है। तो आप इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद एसडब्ल्यूपी के जरिए पैसा विड्रॉ करना शुरू कीजिए। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल जिन्होंने पूछा है, नाम नहीं बताया, चैनल का नाम है प्रिज्म स्टील, और आप जानना चाहते हैं कि 2 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट किए जाएं रिटायरमेंट के लिए ताकि 2026 से 1 लाख रुपया मंथली मिल सके। तो 2 करोड़ रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर आप 1 लाख पर मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आधा % आप हर महीना रिटर्न चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशन है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 2 लाख रुपए जो आपको इन्वेस्ट करने हैं अभी और 2026 में जाकर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आप इस पैसे को इस वक्त पर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। अब क्या आपके पास दूसरे और कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जहां आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर
इस 2 लाख को पहली बार आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, पर उम्मीद की जा सकती है कि आपने कहीं और भी इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा पैसा आपके पास कंटिजेंसी या जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं उसके लिए होना चाहिए। तो अगर आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं तो कम से कम 10 लाख रुपया तो आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आप आसानी से उन पैसों को विड्रॉ कर पाएं। दूसरी बात यह है कि आपको देखिए ग्रोथ की भी ज़रूरत है और पोर्टफोलियो में रिस्क भी मैनेज होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इक्विटी, डेट और साथ ही गोल्ड और सिल्वर इत्यादि में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस पैसे को आपको डिवाइड करके चलना होगा। पहली बात तो फिक्स डिपॉजिट की बात मैंने आपसे की। उसके अलावा थोड़ा एलोकेशन आपका डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हो या बॉन्ड्स हो सकते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बॉन्ड्स में, डिबेंचर में आपको फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले थोड़ा रिटर्न बेहतर मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप टॉप रेटेड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करें या टॉप रेटेड एनसीडीज में ही इन्वेस्ट करें। उसके बाद आते हैं हम म्यूचुअल फंड्स में। और म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि चॉइस है आपके पास, आपको थोड़ा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। हाँ, लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड्स में आप थोड़ा एलोकेशन कर सकते हैं। थोड़ा एलोकेशन आपका डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं, यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड जिन्हें हम कहते हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा पैसा आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में कर सकते हैं। और साथ ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी सेविंग्स फंड, इस तरह के फंड्स में भी पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो यहां पर आपको एक बहुत सोच समझकर पोर्टफोलियो डिजाइन करना होगा। आपके रिस्क लेने की जो क्षमता है उसके हिसाब से। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है, रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन भी तय है। लेकिन आपको बाजार के उतार चढ़ाव से कितनी घबराहट होती है या कितना आप कंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से आपको इक्विटी फंड्स चुनने होंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब आपने कहा है कि 2026 से आपको विड्रॉ करना है, पर आप मुझे एक बार फिर से कमेंट करके बताएं कि ये जो 2 करोड़ रुपए है, इसे आप कब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या ये पैसा ऑलरेडी आपके हाथ में आ चुका है? यदि हाँ, तो आप मुझे बताइए, फिर मैं उस हिसाब से आपको स्कीम्स के नाम और कुछ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के नाम भी सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं, ये पूछा है, जिन्होंने पूछा है उनका नाम लिखा है निरंतर दर्शन। तो ये चैनल का नाम हो सकता है और मुझे लगता है कि आप फोर्स में हैं। तो आपने कहा है कि 10 साल में आपको 1 करोड़ रुपया जुटाना है। तो यदि मैं 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मानकर चलूं, तो आपको लगभग 40,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे 1 करोड़ रुपया 10 साल में इकट्ठा करने के लिए। अब हो सकता है कि अचानक मैंने कह दिया और आपके पास शायद उतना पॉसिबल ना हो कि आप 40,000 कर सकें, तो आप थोड़े कम अमाउंट से कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाना होगा। स्टेप अप मेथड तो एक अच्छा मेथड है ही। आप शुरुआत में डिसाइड कर लेते हैं कि किस परसेंटेज से आपको रेगुलर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। लेकिन उसके अलावा भी जब जब आपके पास और सरप्लस हो, आपको पैसा मिले, आपका प्रमोशन हो, तब आप और भी ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आप ये राशि इकट्ठा कर सकें। अब बात करते हैं स्कीम की, क्योंकि आप 10 साल की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि अगर समय आप बढ़ा दें, निवेश की जो अवधि बढ़ा दें, तो ये और आसान हो जाता है आपके लिए बड़ी पूंजी जुटा पाना, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको ज़्यादा मिलता है लंबे समय में। जितना लंबा समय होगा उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। बहरहाल आप जिस अमाउंट से भी स्टार्ट करना चाहें, कैलकुलेशन तो मैंने बता दी है, लेकिन आपके पास जो भी पैसा अवेलेबल है और जिस हिसाब से आप कर सकते हैं, मैं आपको 4 स्कीम के नाम बताता हूँ। आप क्या कीजिए, एक तो आप फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और फ्लेक्सी कैप के लिए निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या फिर
बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही एक मल्टी कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और मल्टी कैप के लिए कोटक मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस मानी जा सकती है। तो अब आपके पास में फ्लेक्सी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल सकता है, मल्टी कैप के जरिए मिल सकता है, लार्ज एंड मिड कैप भी आपको मैंने बताया है। और साथ में आप एक काम कीजिए, अलग से भी एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर लीजिए और उसके लिए आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 फंड्स के साथ आप एसआईपी की शुरुआत कीजिए। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है श्रीकांत चौधरी ने। और चौधरी साहब, आपने कहा है कि आपकी एज है 25 साल की और आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। 2500 पर मंथ की एसआईपी है आपकी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी 3000 रुपीज़ की एसआईपी है। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में 3500, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 5000 और साथ ही एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड में 2000 रुपीज़ की एसआईपी आप कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि 4000 रुपीज़ की आप 2 एसआईपी और शुरू करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं सेक्टोरल फंड्स में। तो आपने कुछ फंड्स भी सिलेक्ट किए हैं जिसमें एक इंफ्रा फंड है और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड्स की आप बात कर रहे हैं। देखिए, सेक्टर और थीमेटिक 2 तरह के फंड्स होते हैं। जैसे अपने इंफ्रा फंड की बात की है या इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की है, ये थीमेटिक फंड्स हैं। थीमेटिक फंड मतलब एक थीम होती है और थीम के अंदर एक से ज़्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं। जनरली आप देखेंगे तो 4, 5, 6 इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होता है। एक जो प्रॉपर डाइवर्सिफाइड फंड होता है उसमें और भी ज़्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन थीमेटिक फंड में भी कई सेक्टर्स हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्टरल फंड की, तो एक सेक्टरल फंड में कम सेक्टर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आईटी सेक्टर की, तो इसका मतलब यहाँ पर आईटी सेक्टर है। हाँ, आईटी से रिलेटेड 1-2 सेक्टर वहाँ पर और देखे जा सकते हैं, पर फिर भी जो मैंडेट है वो काफ़ी नैरो हो जाता है। तो थीमेटिक फंड आप कंसिडर कर सकते हैं और इंफ्रा थीम भी कंसिडर की जा सकती है और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कंसिडर की जा सकती है। और मेरे हिसाब से इस वक्त पर कंजम्पशन और साथ ही डिजिटल इंडिया ये ऐसी थीम है कि जहां पर अच्छी ग्रोथ की संभावना हो सकती है। इन जनरल मैं बात कर रहा हूं क्योंकि डिजिटल इंडिया आप समझते हैं कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त फोकस कर रहा है और स्पेशली इंडिया की बात करें तो डिजिटाइजेशन पर काफ़ी फोकस है। जो आईटी इनेबल्ड कंपनीज हैं वो काफ़ी ग्रो कर रही हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो थीम है, ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और साथ ही कंजम्पशन, क्योंकि स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो इस तरह से कंजम्पशन भी मेरे हिसाब से एक अच्छी थीम हो सकती है। तो इन थीम्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी आपके सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।